हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। वेलकम टू वेब विन सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे HTML स्टाइल गाइड के बारे में। HTML स्टाइल गाइड से मेरा मतलब है कि हम CSS नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हम जो HTML में कोड लिख रहे हैं उस कोड को हमको कैसे लिखना चाहिए कि वो थोड़ा अच्छा लगे, प्लस वो इफेक्टिव हो और कोई एरर ना आए। तो हम डायरेक्टली कोड एडिटर में ही चलते हैं। तो हम अपने एडिटर में आ चुके हैं। तो HTML स्टाइल गाइड बेसिकली क्या होता है, इसका मतलब है कि जो रूल्स हैं HTML लिखने के लिए कि क्या क्या रूल्स है जो मेन है, जो हमें यूज करने हैं, जो फॉलो करने हैं। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो सबसे फर्स्ट रूल जो होता है कि हमेशा हमें डॉक टाइप जो HTML डिक्लेयर करनी ही करनी है। इसके पीछे रीजन है, जो डॉक टाइप HTML है ये हमारे ब्राउजर को बताता है कि जो हमारा कोड लिखा हुआ है नीचे HTML का, ये HTML वर्जन 5 में लिखा हुआ है, मतलब एकदम लेटेस्ट कोड लिखा हुआ है, तो ये हमेशा डिक्लेयर करना ही करना है। तो हमारा फर्स्ट रूल हो गया ऑलवेज डिक्लेयर डॉक्यूमेंट टाइप। अगर सेकंड रूल की बात करें तो यूज़ लोअर केस। अब लोअर केस से क्या होता है कि जब हम कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं, अगर उसको हम अपर केस में लिखेंगे तो वो काफ़ी मतलब बड़ा बड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर अप करेगा और देखने में भी इतना अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण से हमें लोअर केस ही लिखना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड्स है ना HTML के, वो स्टैंडर्ड्स भी हमें यही कहते हैं कि आप हमेशा लोअर केस में ही लिखो, ताकि आपका जो कोड है वो कहीं पे भी आपके दिक्कत ना दे, कहीं पे भी आपके अड़े ना, और एकदम इजी टू राइट हो। कोई भी मतलब ऐसा मत करो कि कुछ आपने अपर केस लिख दिया कुछ लोअर केस कर दिया, ऐसा कुछ भी मत करो, सिर्फ लोअर केस में ही लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं H1 टैग लिख रहा हूँ तो मैंने देखो ये लोअर केस में लिखा है। अगर यही H1 टैग में अपर केस में लिखूंगा तो भी ये वर्क करेगा, ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा। अगर आपको यहाँ पे मैं रन करके दिखाऊं तो देखो वर्क दोनों ही कर रहे हैं, बट फर्क क्या है, एक देखो लोअर केस में लिखा हुआ है और एक अपर केस में लिखा है। दोनों में अगर देखें क्लीन कोड कौन सा लग रहा है, लोअर केस वाला लग रहा है। इस कारण से हमेशा लोअर केस ही रखना चाहिए। प्लस कई बार क्या होता है, किसी चीज को आप अपर केस दे दोगे, किसी को लोअर केस, तो वो ना मिक्स हो जाएगा काफी। तो इस कारण से इसको सिंपल रखो, हमेशा लोअर केस रखो। जो डेवलपर्स रखते हैं, नाम रखते हैं, मोस्टली लोअर केस में रखे जाते हैं। अगर क्लास को भी कोई नाम देते हैं तो वो भी मोस्टली लोअर केस में ही दिया जाता है। तो ये हमारा जो है सेकंड रूल हो गया। अब हम थर्ड रूल की अगर बात करें तो थर्ड रूल हमारा कहता है कि क्लोज ऑल HTML एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि हमारा जो भी टैग है, हमने जैसे ही उसको ओपन करा उसको साथ के साथ ही क्लोज कर दो। ये मत देखो कि बाद में करेंगे या कुछ भी। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पी टैग लिया, अभी मैंने तो मेरे कोड एडिटर के अंदर एक्सटेंशंस लगा रखी है जिसकी हेल्प के साथ ये ऑटो क्लोज कर देता है। जैसे ही मैं पी टैग बंद करता हूँ तो एंड टैग भी अपने आप लग जाता है। बट कई बार क्या होता है, कईयों ने नहीं लगा रखे थे, तो उसमें क्या होगा, उनका पी टैग ओपन हो गया, क्लोज वो करते नहीं, अंदर अपना सारा कोड लिख देते हैं। ऐसे करके अलग अलग टैग्स होते हैं, ओपन काफी टैग हो गए बट क्लोज नहीं होते। तो ये क्या करेगा, जब हम रन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ना इशू देगा, मतलब हमें ना कहीं हमारे जो रन हो रखा है पेज है उसके अंदर दिक्कत आएगी ही आएगी। इस कारण से हमेशा ध्यान रखो, जिन जिन टैग्स का भी क्लोजिंग टैग है उनको हमेशा क्लोजिंग टैग दो, देन उसके अंदर जो भी आपने लिखना है वो लिख दो। मतलब अगर कुछ भी बना रहे हो, जैसे अब अगर मैं डिव ले रहा हूँ तो मैंने डिव को साथ में ही क्लोज कर दिया। इसके अंदर अब अगर मैं H1 ले रहा हूँ तो H1 को मैंने साथ में क्लोज कर दिया। इसके अंदर अगर मैं P ले रहा हूँ तो P को भी मैंने साथ में क्लोज कर दिया। अब मैं जो भी ये लिख रहा हूँ ना, ये मेरा एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ रहा है। मेरा कोड मतलब कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा, कहीं पे भी मुझे एरर नहीं देगा, क्योंकि मेरे सभी टैग जिनके क्लोजिंग टैग्स है वो सब क्लोज्ड है। अब जो फोर्थ रूल होता है इसका, वो होता है यूज लोअर केस फॉर एट्रीब्यूट्स। इसका मतलब ये होता है कि हम अगर कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, कोई भी एट्रीब्यूट लिख रहे हैं किसी भी टैग का, तो उसके अंदर जो भी हम एट्रीब्यूट लिख रहे हैं उसको हम लोअर केस में ही लिखें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एंकर टैग की बात करें तो ये मेरा एंकर टैग आ गया, मैंने एंकर टैग दिया किसको है, लिंक नाम के एक टेक्स्ट को दिया। इसके अंदर अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ लिंक, तो लिंक डिफाइन करने के लिए मैं एट्रीब्यूट लगाऊंगा एच रेफरेंस। तो मैं इसको ऐसे लोअर केस में लिखूंगा और उसके अंदर जो भी इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो भी आएगी यहाँ पे, वो मैं यहाँ लगा दूंगा। तो जितने भी मेरे एट्रीब्यूट्स होंगे, सिर्फ एंकर टैग की बात नहीं है, हर टैग की बात है। जिस भी टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट लगेगा, जैसे अगर क्लास भी लगेगी तो क्लास भी देखो मैंने लोअर केस में लिखा, आईडी लगाऊंगा तो आईडी भी लोअर केस में लिखूंगा। अगर इसके अलावा टारगेट लगा रहे हैं जैसे लगता होता है जो कि अपने एंकर टैग के अंदर, तो वो भी लोअर केस में लगेगा। इनको अपर केस में नहीं रखना, अगर अपर केस में रखेंगे तो भी रन करेगा, बट दिक्कत ये आएगी कि आपका जो कोड होगा देखने में काफी ओड सा लगेगा। अगर मैं यहीं पे आपको एग्जांपल दिखाऊं तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे वाले को मैं अपर केस कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे आप डिफरेंस देखो, एक ये हमने लाइन लिखी है, एक ये हमने लाइन लिखी है, दोनों लाइन का सेम मतलब है, सेम वर्किंग है, बट फर्क क्या है, एक के अंदर हमने लिखा है जो लोअर केस लिखा है और एक के अंदर हमने जो लिखा है अपर केस लिखा है। दोनों में से अगर हम देखें क्लीन कोड कौन सा है, तो ऑब्वियस है ये हमारा ऊपर वाला है। इसी कारण से जो HTML के स्टैंडर्ड्स है वो हमें कहते हैं कि आप हमेशा लोअर केस यूज करो, चाहे आप टैग के लिए यूज करो, चाहे आप किसी एट्रीब्यूट के लिए यूज कर रहे हो। अब अगर इसके बाद हम अगला रूल देखें तो अगला रूल हमें कहता है ऑलवेज
कोट एट्रीब्यूट्स वैल्यूज। मतलब इसका मतलब होगा आप जितने भी एट्रीब्यूट लिख रहे हो उनके अंदर जो भी आप वैल्यूज डिफाइन कर रहे हो उनको हमेशा कोटेशंस के अंदर रखो। मतलब ये जो हम कोमास लगाते हैं ना, डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन, इनके अंदर रखो। अब इसका अगर मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको एक सिंपल सा, तो आप देखना कि ये मैंने एक डिव लिया, डिव के अंदर मैंने ले लिया h1 को मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ये मैंने सिंपल सा डिव लिया, उसके अंदर h1 लिया। अब इस h1 को मैं एट्रीब्यूट दे रहा हूँ क्लास। ये क्लास आ गया, क्लास के साथ जो मेरे डबल कोटेशन है वो लग गए, शुरू भी हो गया और एंड भी हो गया। अब इसके अंदर अगर मैं क्लास का नाम लिख रहा हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ क्लास का नेम वेबविन, ये मैंने क्लास दे दी। तो ये देखो मेरी क्लास यहाँ पे ना लग चुकी। यहाँ पे अगर आप कोड में भी देखोगे एडिटर में, तो आपको दिख रहा होगा क्लास एट्रीब्यूट का कलर जो है एट्रीब्यूट वाला आ रहा है, और जो क्लास के अंदर वैल्यू एट्रीब्यूट की उसका कलर जो है वो सही आ रहा है। मतलब एकदम सही वर्किंग हो रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको स्टाइल टैग के अंदर डॉट वेबविन को कॉल करके इसको कलर कर दूं मैं रेड, तो ये देखो रेड कलर उठा रहा है मेरा। अब ये मेरा कोटेशन के अंदर। अब मैं इसी को एक और क्लास देता हूँ सेंटर नाम से, तो ये मेरी सेकंड क्लास होगी। अब सेकंड क्लास को मैं देना चाहता हूँ CSS, जो कि मैं दे रहा हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, तो ये मेरा सेंटर लाइन भी होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, मेरा एक डिव है जिसको मैंने दो क्लासेस डिफाइन करी है, एक वेबविन नाम से एक सेंटर नाम से। वेबविन को कलर दिया और सेंटर को टेक्स्ट लाइन सेंटर किया। अब यहाँ पे मैंने डबल कोटेशंस लगाए हैं, इस कारण से ये बन रहा है कि ये क्लास एक एट्रीब्यूट है और इसकी वैल्यू जो है यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रही है। अगर यहाँ पे मैं कोटेशंस को मिस कर देता हूँ, जैसे मैंने कोटेशंस को मिस किया, तो ये क्लास की वैल्यू क्या बन गई, वेबविन। तो वेबविन का तो वो उठा रहा है, उसकी क्लास को हमने जो CSS दी थी वो उठा रहा है, बट जो हमने सेंटर को दी थी CSS, वो देखो वो नहीं उठा रहा, सेंटर लाइन से हट चुका है। इसके पीछे रीजन क्या है कि इसको लग रहा है कि क्लास जो है मेरा एट्रीब्यूट है, वेबविन है मेरी वैल्यू है, उसके बाद स्पेस आ गया, नेक्स्ट जो है ये सेंटर कोई एट्रीब्यूट है। तो इस कारण से हमें अगर कोई भी चीज हम अगर कोटेशन से बाहर रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो ब्राउजर हमारा रीड करेगा उसको समझ नहीं आएगा कि ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है या ये खुद एक एट्रीब्यूट है। तो अब इस डिव को लग रहा है कि ये सेंटर नाम जो है ये खुद एक एट्रीब्यूट है, बट ऐसा नहीं है। इस कारण से हम इसको जो रखते हैं कोटेशंस के अंदर रखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी आप अगर कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करते हो, तो उस पूरी वैल्यू को, चाहे उसके अंदर एक वर्ड है, दो वर्ड है, तीन वर्ड, जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको एक कोटेशंस के अंदर रखो। विदाउट कोटेशन रखोगे तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ये खुद एक एट्रीब्यूट है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूल आता है वो आता है ऑलवेज ऐड अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर इमेज। कभी भी आप इमेज लगा रहे हो तो हमेशा अल्टरनेट टेक्स्ट लगाओ। जब मैंने इमेज के बारे में बताया था तो उस क्लास में भी मैंने बताया था कि इमेज के अंदर अल्टरनेट टेक्स्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए करना आपको कुछ भी नहीं, सिंपल इमेज को जो सोर्स देना है वो सोर्स डिफाइन करो और अल्टरनेट टेक्स्ट में उसका अल्टरनेट डिफाइन कर दो। इससे होगा क्या, जब आपकी इमेज रन होगी, अगर वो ब्रेक होगी किसी कारण से, तो आपको वहाँ पे अल्टरनेट दिखेगा, मतलब अल्टरनेट टेक्स्ट दिखेगा। तो उससे क्या होगा, जो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये काफी अच्छी चीज है। तो हमेशा अल्टरनेट टेक्स्ट लगाना चाहिए। HTML स्टैंडर्ड भी यही कहता है कि आप हमेशा अल्टरनेट टेक्स्ट लगाओ। अब अगर अगले रूल की बात करें तो वो कहता है स्पेसेस एंड इक्वल साइंस। इसका मतलब है कि आप अगर कोई भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आप उसके अंदर जो स्पेस दे रहे हो या आप अगर इक्वल टू का साइन दे रहे हो तो वो कहाँ दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एंकर टैग, तो ये मैंने एंकर टैग लिखा, उसके अंदर मैंने h रेफरेंस दिया। अब इसको मैं इक्वल टू दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये मेरा एट्रीब्यूट है, इक्वल्स टू ये मेरी वैल्यू है जो इस कोटेशन के अंदर है। तो ये जो है मेरा एक एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू है। अगर यहाँ पे मैं करूँ इसको स्पेस दे दूँ और इधर इसको स्पेस दे दूँ, तो ये मैं सही नहीं कर रहा। एज पर स्टैंडर्ड्स ये चीज़ गलत है, वो रन हो जाएगा लेकिन वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, जहाँ पे एट्रीब्यूट खत्म होता है उसके साथ इक्वल टू का साइन आता है और उसके साथ कोटेशन के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू है। इस पूरे सीन के अंदर आपका कहीं स्पेस नहीं आएगा। मतलब अगर ये एट्रीब्यूट है तो ये एट्रीब्यूट का नेम हो गया और ये कोटेशन के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू आ गई। इनके अंदर कहीं पे भी स्पेस नहीं आएगा। हाँ, वैल्यूज के अंदर हो सकता है कि स्पेस आ जाए, जैसे हम क्लास देते हैं, एक से ज्यादा क्लास देंगे तो वहाँ पे हमारा स्पेस आएगा, वो आ सकता है। बट एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू के अंदर कोई स्पेस नहीं आएगा। तो अगर आप स्पेस दोगे तो वो बहुत बुरी चीज़ है, इसलिए कभी मत दो। एज पर स्टैंडर्ड्स भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट रूल जो आता है वो कहता है अवॉइड लॉन्ग कोड लाइंस। इसका मतलब है सिंपल सी चीज़ है, अगर आप कोई भी चीज़ का कोड कर रहे हो, चाहे वो HTML है चाहे वो CSS है, अगर आप उसको जितना लंबा कोड करोगे, जितना ज़्यादा उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें डालोगे, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स लगाओगे, एक्स्ट्रा टैग लगाओगे, तो वो कोड आपका क्या है, लंबा होगा। जितना वो लंबा होगा, जब वो ब्राउजर में रन होगा तो ब्राउजर हमेशा टॉप से रीड करेगा। तो अगर कोड ही ज़्यादा होगा तो ब्राउजर को टाइम लगेगा उस कोड को रीड करने में और यूजर के सामने लाइव एग्जीक्यूट करने में। इस कारण से आप हमेशा ध्यान रखो, चाहे आपकी CSS है चाहे आपकी HTML है, आप जितना कम से कम लाइन ऑफ
कोड यूज़ करोगे, मतलब जहाँ पे नहीं रिक्वायर्ड वहाँ पे कोई टैग मत लगाओ, कोई फालतू टैग्स मत रखो। जितना कम से कम रखोगे उतना आपका कोड बढ़िया होगा, उतना आपका कोड स्ट्रॉन्ग होगा और उतनी जल्दी आपका जो है ब्राउज़र में वो डिस्प्ले होगा, आपको एरर्स उतने कम मिलेंगे। इसके बाद जो आता है वो कहता है ब्लैंक लाइन्स एंड इंडेंटेशन। इसका मतलब है कि हम जो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, कोई भी चीज़ रखो तो इसको एकदम पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन में रखो, मतलब एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखो। जैसे अगर मैंने यहाँ पे टेबल टैग लिया है तो ये मेरा टेबल टैग शुरू हो गया, एंड हो गया, मैं एंटर मार दिया तो मेरा देखो अभी ये नेक्स्ट से स्टार्ट होगा टीआर। तो पता लग रहा है कि ये पेरेंट है, ये इसका चाइल्ड है। टीआर के अंदर अब मैं ले लेता हूँ अगर टीएच, इधर लिख दिया 1, एक और टीएच ले लिया मैंने, इधर लिख दिया 2, देन मैंने अगेन टीआर लिया, इसके अंदर टीडी लिया, इधर लिख दिया 1, एक और टीडी लिया, इधर लिख दिया 2। तो ये मेरा जो कोड है, कोड तो मेरा यहाँ पे रन हो गया, बट यहाँ पे आप देखो देखने में ये कितना मतलब इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा है कि ये टेबल है, ये पेरेंट है, ये टीआर और ये टीआर इसके चाइल्ड है, जिसमें ये दोनों आपस में सिबलिंग्स हो गए। अब इस टीआर का जो चाइल्ड है वो ये दोनों टीएच है और इस टीआर के जो चाइल्ड है वो ये दोनों टीडी है। तो इस तरह से आप हमेशा जब भी यूज़ करो तो उसके अंदर फालतू की लाइन्स वगैरह है कोई भी, जैसे अगर मैं यहाँ पे लाइन दे देता हूँ, यहाँ मैंने स्पेस दे दिया, तो ये मेरा स्पेस अब अननेसेसरी है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं इनको हटा दूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और स्पेस के साथ अच्छा नहीं लग रहा था, बट विदाउट स्पेस देखो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो जहाँ पे अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ ज़रूरत है, जैसे अब ये मेरा एक सेक्शन है, किसी सेक्शन है, टेबल नाम का मेरा सेक्शन है, ये टेबल सेक्शन, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूंगा, ये मेरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन जब आएगा मेरा, उसका नाम है फॉर एग्जांपल फॉर्म सेक्शन, तो ये मैंने कमेंट कर दिया। अब देखो ये कमेंट आपस में ना ऊपर और नीचे वाले सेक्शन में कंफ्यूज कर देगी आपको, तो यहाँ पे आप स्पेस दो, यहाँ पे मतलब एक तरह से रिक्वायर्ड स्पेस है। अब यहाँ पे जो भी मेरा डिव है या जो भी है, मैं आगे जो भी मेरा कोड है वो रख दूंगा। तो जहाँ आपको लगे कि हाँ मेरा यहाँ पे अगर मैं स्पेस दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट दे रहा हूँ जिससे मेरा कोड अच्छा लग रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा है, तो आप वहाँ पर आप दो। जहाँ पर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर कोई स्पेस देने का तुक नहीं बनता, तो वहाँ पे मत दो। इस कारण से ध्यान रखो, प्रॉपर नेस्टिंग करो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में रखो, और जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस मत दो, स्पेस सिर्फ रिक्वायर्ड एरियाज में दो। नेक्स्ट रूल हमें कहता है नेवर स्किप टाइटल टैग। टाइटल टैग से मतलब है जो हम वेबसाइट के हेड के अंदर टाइटल डिफाइन करते हैं, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूँ, जो हमारा यहाँ पे टॉप में दिखाता है। इसको कभी मत स्किप करो, क्योंकि ये वेबसाइट की एक तरह से ये नाम है या पहचान है उस पेज की, ये पर्टिकुलर जो वेब पेज है ये किस काम आ रहा है। ये काम आ रहा है HTML स्टाइल गाइड के बारे में, मतलब हमने एक इसको नाम दे दिया है। तो हमेशा टाइटल टैग लगाओ। इसको अगर SEO पॉइंट से देखें तो भी बहुत नेसेसरी है, अगर वेबसाइट के लुक पॉइंट से देखें तो भी बहुत नेसेसरी है। ब्राउजर को यही बताएगा कि मेरा जो वेब पेज के अंदर कंटेंट है वो किससे रिलेटेड है। किसी भी चीज़ के अंदर जो टाइटल टैग लगेगा वो हमारा यहाँ डिस्प्ले होगा हेड पर। अब इसके बाद नेक्स्ट एक कंडीशन आती है ओमिटिंग हेड HTML एंड बॉडी। मतलब HTML5 ने हमें इतनी पावर दी है कि अगर हम हेड टैग ना यूज़ करें, बॉडी टैग हम ना लगाएं, HTML टैग ना लगाएं, तब भी हमारा जो कोड है वो रन होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से HTML टैग हटा देता हूँ तो देखो अभी मेरा कोड रन हो रहा है। यहाँ से मैंने बॉडी टैग हटा दिया, अभी भी मेरा कोड रन हो रहा है। यहाँ से मैंने जो है अपना हेड टैग हटा दिया, अभी भी मेरा कोड रन हो रहा है। बट ये अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी यहाँ पे भी देखो अच्छा नहीं लग रहा, कंफ्यूजिंग सा हो गया, क्या हेड है क्या बॉडी है क्या नहीं है। तो इस कारण से हमेशा आप हेड टैग भी दो, आप अपना HTML टैग भी दो और बॉडी टैग भी दो, मतलब कोई भी चीज़ मिस मत करो। वैसे आप बिना दोगे तो भी चल जाएगा, बट एरर कहाँ आएगा, कई बार ये डोम में या XML सॉफ्टवेयर में आपको एरर दिखा सकता है, प्लस जो पुराने ब्राउजर्स हैं वहाँ पे भी आपको ये एरर शो कर सकता है। इसलिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है कि आप इन चीज़ों को मत लगाओ। हमेशा डॉक टाइप HTML आप पहली प्रायोरिटी में लगाना है, देन आपको HTML टैग ओपन करना है, क्लोज करना है, उसके अंदर हेड टैग देना है, बॉडी टैग देना है, और जो भी आपका कोड है उसके अंदर रखना। तो बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है कि आप हेड, HTML या बॉडी तीनों में से कोई भी चीज़ को मिस करो। एज पर HTML स्टैंडर्ड्स भी हमें लगाने ही चाहिए हमेशा। इसके बाद एक और कंडीशन जो हमें मिलती है क्लोज एम्प्टी HTML एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई भी टैग दिया है जिसका एंड टैग नहीं है, जैसे मैंने इमेज दी, इमेज सोर्स के अंदर जाके मैंने इमेज उठा ली और यहाँ पे मेरी इमेज जो है वो रन होगी, और इसको मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे देता हूँ कुछ भी, ये मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे दिया। तो ये मेरी अभी यहाँ पे इमेज रन हो रही है। तो जैसा कि आपको पता है इमेज टैग का कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता, बट अगर आप देखो जो सिंगल टैग्स होते हैं ना जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उनके लिए आप
लास्ट में जो ब्रैकेट है उसके साथ अगर स्लैश दे दोगे ना, तो उसका मतलब है कि वो उसका क्लोजिंग टैग है। अब HTML5 हमें इतनी फ्रीडम देती है, वो कहती है आप चाहे ये चीज़ लगाओ चाहे ये चीज़ ना लगाओ। वो आपको कह रही है कि आपके कोड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लगाओ चाहे ना लगाओ, आपका कोड एकदम ओके चलेगा। तो ये आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, नहीं लगाना चाहते तो मत लगाओ। इसी तरह से जो BR टैग है, जिसको हम ऐसे BR लिखते हैं और हमें स्पेस मिल जाता होता है, एक लाइन नेक्स्ट में चला जाता है, देखो नीचे आ गया। अब इसमें भी यही सेम चीज़ है। अब ये BR टैग है, ये सिंगल टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। तो इस कारण से अगर इसमें अगर मैं स्पेस लगा के स्लैश लगाता हूँ तो वैसे ही वर्क करेगा, अगर मैं ये चीज़ नहीं लगाता तो भी वो वैसे ही वर्क करेगा। तो ये आपकी मर्जी होती है, बाकी नहीं भी लगाओ तो चल जाता है, इस कारण से ना ही लगाओ चाहे। इसके बाद अगर बात करें रूल की, तो ऐड मेटा डाटा। हमेशा ध्यान रखो, आपकी वेबसाइट जब भी आप लाइव करोगे, जब तक लाइव नहीं करी तब तक तो कोई बात नहीं, बट जैसे ही आप लाइव करोगे तो आपको उसको, हर बंदा यही चाहता है कि उसकी वेबसाइट जो है गूगल पे टॉप रेटिंग पे आए, मतलब सर्च करते ही फ्रंट पेजेस में कहीं ना कहीं उसकी वेबसाइट, तो वो सारा कमाल जो है मेटा डाटा का होता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि अब जो मेटा डाटा है वो डिफाइन करो ही करो। प्लस अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस की बात करें तो उसके लिए हमें ये जो मेटा टैग है ये तो लगाना ही लगाना है। इसलिए जब भी हम कोई नया वेब पेज ओपन करते हैं, बनाते हैं, उसके अंदर जो हमें बेसिक बॉयलर प्लेट मिलती है, उसके अंदर हमें डॉक टाइप HTML ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, बॉडी ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और हेड के अंदर इतनी चीज लिखी हुई ही मिलती है। ये बेसिक बॉयलर प्लेट होती है, तो ये चीज आपको रखनी बहुत जरूरी होती है। अब अगर नेक्स्ट बात करें तो ऑलवेज यूज कमेंट्स वेयर नेसेसरी। इसका सिंपल सा मतलब है कि जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको कमेंट देनी चाहिए वहाँ दो। मतलब उसके पीछे रीज़न ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई वेबसाइट पे आप अकेले ही काम कर रहे हो सकता है कल को कोई और बंदा भी उस पर काम करे, या ऐसा भी हो सकता है किसी और डेवलपर ने वेबसाइट पे काम किया और अब वो काम नहीं कर रहा और हमारे पास वो टास्क आ गया। तो उस पॉइंट पे आप क्या करोगे? अगर उसने कमेंटिंग नहीं कर रखी, मतलब बहुत गंदा सा रखा हुआ सारा लेआउट, यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा आपको कि भाई कहाँ पे कौन सा डिव शुरू है, कहाँ पे कौन सा टैग बंद हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई कमेंटिंग नहीं कर रखे, तो आपको काफ़ी हार्ड टू रीड होगा, बहुत हैक्टिक वर्क हो जाएगा। मतलब मैंने पर्सनली काम किया, काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स में काम किया जहाँ पे वो पुराने टाइम की बनी हुई है और उनका जो कोड है HTML का ऐसे होता है जैसे पता नहीं किसी ने रायता ही फैला रखा है, तो उनको समेटना करना बहुत टाइम लगता है। इस कारण से एज अ प्रोफेशनल अगर आप काम करना चाहते हो तो हमेशा अपने कोड को एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखो, एकदम प्रॉपर कमेंटिंग में रखो। जहाँ जरूरत है वहाँ कमेंट करो, जहाँ नहीं जरूरत वहाँ मत करो, जहाँ स्पेस देना है वहाँ स्पेस दो। ये मत सोचो कि स्पेस क्यों देना क्यों नहीं देना, क्योंकि ये चीजें जो है आपको बनाते टाइम तो हमें लगता है कि कोई नहीं बना रहा हूँ, बट फ्यूचर में हमें नहीं पता उस कोड पे कोई और डेवलपर काम करेगा नहीं करेगा, जो हमारा क्लाइंट है या जो हमारा ओनर है उस वेबसाइट का वो खुद ही उस पर काम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि हमेशा कमेंटिंग करके प्रॉपर एकदम स्ट्रक्चर बेस्ड नेस्टिंग करके अपना स्ट्रक्चर रखो, जो कि आने वाली वीडियोस में मैं आपको एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना के भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं प्रॉपर कमेंटिंग प्लस स्ट्रक्चर रखना आपको दिखाऊंगा, नेस्टिंग करना भी आपको सिखाऊंगा। अब इसके बाद जो अगला रूल आता है वो कहता है यूज लोअर केस फाइल नेम्स। फाइल नेम से मतलब है कि हम अगर कोई भी वेबसाइट में फाइल लगा रहे हैं, पीछे सर्वर में हम कोई फाइल्स रख रहे हैं, जैसे मैंने भी इमेज लगाई है, ये मैंने इमेज टैग लिया, इसको सोर्स दिया, ये मेरी इमेज है और ये इमेज का नेम है image-01.jpg। अब देखो आपने नोट किया होगा ये सारा लोअर केस में है। इसके पीछे रीजन क्या है, जो हमारे वेब सर्वर्स होते हैं ना अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे अपाचे या यूनिक्स होते हैं। अगर आपकी बैकएंड में इमेज है कैपिटल आई के नाम से तो वो उसको कैपिटल आई से ही उठाएंगे, अगर आप स्मॉल आई लगा दोगे तो बिल्कुल नहीं उठाएंगे। बट अगर वहीं बात करें हम माइक्रोसॉफ्ट या IIS वेब सर्वर्स की, तो उनमें क्या आप चाहे कैपिटल में लिख दो चाहे आप छोटे में लिख दो, वो दोनों को ही वो फाइल उठा के दे देगा। तो देखा जाए तो ये चीज़ गलत है। इस कारण से आप हमेशा जो यूज़ करो लोअर केस ही रखो, अपनी तरफ से ट्राई करो जितनी भी फाइल के नेम है जो भी है उनको लोअर केस रखो, ताकि वो किसी भी ब्राउजर में जाए, किसी भी वेब सर्वर में जाए, चाहे अपाचे में जाए, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में जाए, चाहे यूनिक्स में जाए, चाहे IIS में जाए, जिस मर्जी में जाए, आपका जो भी फाइल का डाटा है, आपकी जो भी फाइल पाथ है, वहाँ से वो आपकी फाइल रन करके आपके ब्राउजर में शो कर दे। तो हमेशा फाइल नेम को भी आप लोअर केस में ही रखो। इसके बाद जो आती है वो आती है एक्सटेंशंस। अब यहाँ पे एक्सटेंशंस की अगर बात करें तो बेसिक सी एक्सटेंशन, अगर आप HTML को सेव कर रहे हो तो आप उसको सेव करोगे .html के साथ। इसके अलावा आप उसको सेव कर सकते हो .htm के साथ। इसके अलावा आप उसको सेव कर सकते हो .htm के साथ। ये जो दो है ये एक्सटेंशंस है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, बट हम HTML ही यूज करेंगे इसलिए हम .htm को हटा देते हैं। अगर आप CSS की फाइल बनाओगे तो उसको आप सेव करोगे .css की एक्सटेंशन के साथ। जितनी भी CSS फाइल्स है सब इस एक्सटेंशन के साथ ही रन होती है। अगर आपकी JS की फाइल है तो उसके लिए आप क्या करोगे
.js नाम से सेव करोगे। मतलब अभी अगर आप देखो यहाँ पे मैंने जो फाइल सेव की है html_styleguide.html, क्योंकि ये मेरी html फाइल है। वहीं पे अगर मैं आपको दिखाऊं जो मेरी css फाइल है उसका नाम है style.css, क्योंकि मेरी फाइल का नाम है स्टाइल बट उसकी एक्सटेंशन है css, उसके अंदर मैंने ओनली css रखी है। तो हमेशा ध्यान रखो जो भी एक्सटेंशन आप जिस भी फाइल में काम करो उसके अकॉर्डिंग ही एक्सटेंशन डिफाइन करो, और आपका जो ब्राउजर है उसको भी कोई दिक्कत नहीं होगी और सब कुछ एकदम स्मूथली रन होगा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं प्लस इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जिनको हमें हमेशा फॉलो अप करना है अपने वेब पेज के लिए। कभी भी हम HTML CSS में काम कर रहे हैं तो इन रूल्स को हमेशा दिमाग में रखो, ध्यान में रखो और काम करो। आपके वेब पेज में कोई एरर नहीं आएगा, कहीं पे भी आपका कोड कंपाइल हो कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ एकदम स्मूथली चलेगा। एंड आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर किसी को कोई इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दे, मैं उनको जवाब दे दूंगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनको HTML CSS या वेब डेवलपमेंट सीखने में इंटरेस्ट हो। काफ़ी सारे कूल प्रोजेक्ट्स ऑन द वे हैं एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू।